नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस भाई वीपी में। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा भोजन के घटक। ये कौन सी 6 क्लास का हमारा चैप्टर है। देखो हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। आज हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा भोजन के घटक। यानी भोजन भोजन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था खाद्य पदार्थ। क्या पढ़ा था? खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थों के बारे में हमने देखा जो पदार्थ हम खाने के रूप में कार्य में लेते हैं, अब काम में लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। देखो खाद्य पदार्थ किससे बनते हैं? कच्ची सामग्री से बनते हैं। ये हमने देख लिया था फर्स्ट क्लास में। किससे बनते हैं? कच्ची सामग्री से बोलते हैं, जिसे संटक भी हम बोलते हैं। अब यदि हम बात करें कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ये हमें या तो पादप से प्राप्त होती है या फिर हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे हमने अनाज की बात की थी हमें पादप से प्राप्त होता है, जबकि हमने दूध अंडे की बात की तो हमें कहाँ से? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब देखो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं? कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं। जो कच्ची सामग्री से हम खाना बनाते हैं या खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उस कच्ची कच्ची सामग्री में कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जिन्हें हम पोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि पोषक क्या होता है। तो कच्ची सामग्री में पाए जाने वाले आवश्यक घटक जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या उपयोगी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। या इसके अलावा हम और परिभाषा देखें तो देखो पोषक की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? पोषक के बारे में यदि हम लिखें तो देखो भोजन के भोजन के आवश्यक घटक भोजन के आवश्यक घटक जो हमारे शरीर हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो के लिए आवश्यक हो उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। क्या होते हैं? भोजन के आवश्यक घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब देखो यदि हम और बात करें, यदि हम देखें पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं। पोषक तत्व तो देखो आपने एक नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हो गया, जैसे खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? देखो कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वसा हो जाएगी। वसा के अलावा बात करें तो प्रोटीन हो जाएंगे। इसके अलावा और देखें तो विटामिन हो जाएंगे। और बात करें तो खनिज लवण हो जाएंगे। खनिज लवण हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में उपयोगी होते हैं। यदि इनके लंबे समय तक अनुपस्थिति चले किसी भी चीज़ की तो हमारा शरीर की वृद्धि है वो रुक जाएगी और हम अस्वस्थ होने लग जाएंगे तथा बीमार रहने लग जाएंगे। अब देखो इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये क्या होता है? सबसे पहले देखो यह कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है। इसके अलग अलग भाग होते हैं जिनमें से हम मुख्यतः देखें तो देखो एक हो जाएगा मंड। हमारे भोजन में मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित तो रहता है कार्बोहाइड्रेट। इस फॉर्म में उपस्थित रहता है, मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित रहता है। अब देखो हमारे खाने में हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं? तो इसका एक परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण होगा तो इसमें देखो मंड का एक परीक्षण होता है। मंड का परीक्षण जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं या इसकी अनुपस्थिति है। तो देखो इसमें क्या होता है? सबसे पहले आयोडीन द्वारा क्या होगा? आयोडीन हमको चाहिए। आयोडीन द्वारा और तथा खाद्य पदार्थ जो हम जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वो खाद्य पदार्थ तथा आयोडीन, इन दोनों को इनको तनु आयोडीन विलयन में हमें मिलाना है। किसमें मिलाना है? देखो आयोडीन का जो तनु विलयन है। कौन सा? तनु विलयन।
इसके अंदर हमें खाद्य पदार्थ को मिलाना है। किसको मिलाना है? खाद्य पदार्थ को मिलाना है। जिस पदार्थ में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चेक करनी है, उस पदार्थ को हमें तनु विलयन जो आयोडीन का है उसमें मिलाना है, और थोड़ी देर तक हमें वेट करना है। उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में जो विलयन है उसका कलर कैसा होता है। यदि कलर नीला या काला हो जाए, कैसा हो जाए? नीला या काला हो जाए, तब हम क्या मानेंगे कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। यानी कार्बोहाइड्रेट का हमें परीक्षण करना है, तो सबसे पहले हमें जो खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी होगी, तथा आयोडीन लेना होगा। इस खाद्य पदार्थ को आयोडीन के तनु विलयन में मिलाना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद इस विलयन का हमें कलर देखना है। यदि कलर नीला या काला हो जाए, तो क्या होगा? काला या नीला हो जाए तो इसका मतलब इस विलयन में, इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। देखो नेक्स्ट। अब यदि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, हमें क्यों जरूरी है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, तो देखो शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान करने की हम बात करें तो सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो देखो शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट करता है। अब यदि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, यदि हम स्रोतों की बात करें यहाँ पर, तो हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। आलू के अलावा बात करें तो आलू के अलावा चावल हो जाएंगे, मक्का हो जाएगा, केला हो जाएगा, बाजरे में भी कार्बोहाइड्रेट होता है यानी बाजरा हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, तरबूज भी आ जाएगा, इसमें आम भी आएगा। तो इन सभी के अंदर किसकी मात्रा होती है? यानी कार्बोहाइड्रेट इनमें उपस्थित होता है। यानी जिसको लगे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो उनको इन फलों या इन अनाजों का सेवन करना चाहिए। यानी जिसको लगे हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर एनर्जी बहुत कम है, हम काम करने में जल्दी थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी है, तो सबसे पहले हमें किसका उपयोग करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट जिन पदार्थों में सर्वाधिक पाया जाता है उनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला आता है प्रोटीन। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। सबसे पहले हम देखें प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाएगा कि हमारे खाने में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। तो इसके लिए हमें जो खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा? जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखो कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन, खाद्य पदार्थ ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। इसके अलावा कास्टिक सोडा। क्या लेना है? कास्टिक सोडा लेना है। सोडा लेना है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें विलियन का कलर देखना है कि कलर कैसा हो जाता है। अब देखो इन तीनों को मिलाने से यदि विलियन का कलर बैंगनी कलर का हो जाए, कैसा हो जाए? बैंगनी कलर का हो जाए, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति रहेगी। यानी बैंगनी होता है क्या होगा? प्रोटीन की उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति रहेगी। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था आयोडीन के द्वारा। यदि प्रोटीन के परीक्षण की बात आ जाए तो खाद्य पदार्थ तो लेना ही लेना है, इसके साथ कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, इसके साथ हमें कास्टिक सोडा लेना है। और इन तीनों को मिलाने के बाद हमें देखना जो विलयन है उसका कलर बैंगनी होता है या नहीं होता। यदि कलर बैंगनी हो जाए तो इसका मतलब हमारे खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। अब देखो आगे चलें, प्रोटीन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें अपने खाने में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि हम न खाएं तो क्या होगा? यदि हम खा लें तो हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि। यदि हमारे खाने में लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो हमारे शरीर की वृद्धि है वो रुक जाएगी। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यदि हम बात करें तो देखो प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है कौन सा? प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय
क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। वर्धक, शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में आ जाए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। यदि हम बात करें प्रोटीन के स्रोत, नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रोटीन के स्रोत, तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, जिस किसी में प्रोटीन की कमी होती है उनके लिए क्या उपयोगी होता है? तो देखो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा पादप, तो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। पादप के अलावा यदि हम बात करें जंतु से, तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखो हम पादप की बात करें तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हो जाएंगे जिनसे हमें प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है? तो देखो चना, जो भी दालें होती है, चना, मूंग हो गया, इसके अलावा जितनी भी सारी दालें होती है उन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सारे के सारे किसके हैं? तो इन सारे सभी में प्रोटीन की हमें पूर्ति होती है। यदि हम जंतु स्रोत से हम बात करें तो सबसे पहले तो दूध आ जाएगा। इसके बाद मांस आ जाएगा, मांस से हमें प्रोटीन मिलता है। यदि हम बात करें मछली, मछली से प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें पनीर, तो पनीर से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के स्रोत कौन से हो जाएंगे? पादप की बात करें तो चना, मूंग दाल, सोयाबीन, मटर इत्यादि हो जाएंगे। यदि जंतुओं से प्राप्त उत्पादों की हम बात करें तो दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मछली हो जाएगा और पनीर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वसा। तो हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने प्रोटीन पढ़ लिया तथा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है वसा। अब देखो वसा का परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही हमें काम करना है, क्या करना है? खाद्य पदार्थ लेना है। क्या करना है? खाद्य पदार्थ लेना है। खाद्य पदार्थ को एक हमें कागज का टुकड़ा लेना है, कागज का टुकड़ा। अब देखो हमें खाद्य पदार्थ का छोटा सा भाग लेकर इस कागज के टुकड़े के अंदर हमको रख देना है और चारों ओर से कागज का टुकड़ा उस खाद्य पदार्थ को कवर कर ले। थोड़ी देर बाद हमें देखना है कि कागज के टुकड़े पर, ये जो कागज का टुकड़ा है इसके ऊपर तेल के धब्बे बन जाएंगे। किसके? तेल के धब्बे बन जाएंगे। तेल के धब्बे बन जाएंगे। और उन तेल के धब्बों के अंदर से हमें देखना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश गमन करता है या नहीं। गमन या फिर धुंधला दिखाई देता है। धुंधला, धुंधला दिखाई देता है, दिखाई देता है। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है? खाद्य पदार्थ लेना है, उसके अंदर चारों ओर एक कागज का टुकड़ा लपेट देना है। थोड़ी देर बाद उस कागज के टुकड़े पर तेल के धब्बे बन जाएंगे, उसको हमें प्रकाश के सामने लाना है। फिर उसके अंदर से यदि हमें प्रकाश धुंधला दिखाई प्रतीत होता आता हुआ, तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा उपस्थित हो जाएगी। क्या होगी? उपस्थित होगी। तो वसा की मात्रा क्या हो जाएगी? उपस्थित हो जाएगी। अब देखो वसा के बारे में और हम बात करें तो वसा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती थी? कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती थी, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम बात करें, देखो मान के चलो हमें दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक तरफ हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी तरफ है हमारे पास वसा। यदि इन दोनों की हमारे पास समान मात्रा है, दोनों की हमारे पास क्या है? समान मात्रा। दोनों की समान मात्रा है। यदि इन दोनों की समान मात्रा है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी? इन दोनों में से। तो यदि हम बात करें, यदि यदि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा समान है तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी वसा से अधिक ऊर्जा हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? अधिक ऊर्जा मिलेगी, अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, दोनों की मात्रा समान है, तो इन दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन दोनों में से किससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा से ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। अब यदि हम बात करें तो देखो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो वसा और कार्बोहाइड्रेट
युक्त भोजन को युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। याद रह जाएगा। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि वसा की पूर्ति हमें कहाँ से होती है, यानी इसके स्रोत क्या हो जाएंगे। तो जो तेलीय पदार्थ होते हैं, कौन से तेलीय पदार्थ? तेलीय पदार्थ जैसे ऑयल हो गया, ऑयल से हमें एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे घी हो गया, घी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि बात करें हम मूंगफली, मूंगफली यानी जिससे तेल बनता है, उन सभी से हमें वसा की प्राप्ति होती है। यदि हम रोज ऐसा खाना खाएं जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि अनुपस्थित हो तथा केवल वसा उपस्थित हो, तो ऐसे रोज रोज खाने से हमारे शरीर का जो मोटापा वो बढ़ने लग जाता है। यानी तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाने से शरीर में मोटापा अधिक हो जाता है, इसलिए संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए, थोड़े खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में वसा की कमी भी ना हो तथा संतुलन बराबर चलता रहे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास आता है विटामिन। क्या आएगा? विटामिन। अब देखो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी रोगों से हमारे शरीर की शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना कार्य हो जाएगा। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, हड्डियों, दांतों की और हमें स्वस्थ रहने में भी हमारी सहायता करते हैं। यानी हमारी जो अस्थियां हैं, अस्थियां, आँख, हड्डियां हो जाएंगी तथा हमें स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। रखने में सहायता करते हैं सहायता करते हैं। तो विटामिन का यदि हम मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य हो जाएगा रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कार्य हो जाएगा हमारी आंख स्वस्थ, त्वचा, अस्थियां इनकी भी स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले तो विटामिन के प्रकार हम पढ़ेंगे। और यदि हम बात करें कि विटामिन की हमारे शरीर में मात्रा की आवश्यकता कितनी होती है, तो विटामिन की जो मात्रा होती है, विटामिन हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्प मात्रा में भी हमारे खाने में हो तो भी हमारे लिए काम चल जाएगा, यानी अच्छा रहेगा। अब देखो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो विटामिन ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये सारे सारे क्या हैं? विटामिन के प्रकार हो जाएंगे। यदि हम बात करें नेक्स्ट, देखो विटामिन बी, कौन सा? विटामिन बी। विटामिन बी को क्या कहते हैं? तो विटामिनों का एक समूह होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? विटामिनों का एक समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिनों का एक समूह हो जाएगा। विटामिनों का एक समूह हो जाएगा। एक समूह। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? विटामिनों का एक समूह हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें विटामिन ए के बारे में, कौन सा? विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी किस प्रकार सहायता करता है? तो त्वचा प्लस आंखों को स्वस्थ रखता है। किसके लिए उपयोगी होता है? त्वचा प्लस आंखों के लिए, हमारे लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी उपयोगी होता है विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए। ठीक है, हम बात करें विटामिन तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो बात बात पे बीमार हो जाते हैं, यानी थोड़ी सी सर्दी होती है, उनको जुकाम हो जाती है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी उन्हें विटामिन सी की पूर्ति करनी जरूरी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? तो विटामिन सी से बढ़ती है। विटामिन डी की बात करें तो अस्थियां, क्या हो जाएगा? अस्थियां हो जाएगा विटामिन डी। और हमारे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो देखो विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य से होती है। कहाँ से होती है?
सूर्य से विटामिन डी की हमें प्राप्त होता है, यानी विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन ए के बारे में त्वचा प्लस आंखों से संबंधित होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी अस्थियों के लिए उपयोगी होता है तथा विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा खनिज लवण। क्या आ जाएगा? खनिज लवण। देखो खनिज लवण की मात्रा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखो खनिज हमारे शरीर के अंदर खनिज लवणों की मात्रा विटामिन की तरह अल्प मात्रा में हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। यानी आवश्यकता की हम बात करें तो अल्प मात्रा में होने चाहिए। अल्प मात्रा, हमें अल्प मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के उचित विकास के लिए खनिज लवण आवश्यक होते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी खनिज लवण आवश्यक होते हैं। यदि हम बात करें किस लिए आवश्यक होते हैं तो उचित विकास के लिए, यानी शरीर का विकास होने के लिए हमें खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। यदि हम स्रोत की बात करें तो आयोडीन के स्रोत हो जाएंगे, इसमें फॉस्फोरस के हो जाएंगे, लोहे के स्रोत हो जाएंगे, कैल्शियम के स्रोत हो जाएंगे। अब देखो फॉस्फोरस के स्रोत में क्या आता है? दूध प्लस केला आ जाएगा। जैसे लोहे के स्रोत में क्या आ जाएगा? जैसे हम बात करें लोहे के स्रोत में क्या आ जाएगा? तो पालक आ जाएगा। प्लस हरी जो सब्जियां होती है, हरी सब्जी, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? लोहे स्रोत में आ जाएंगी, जो खनिज लवण की मात्रा को बढ़ाते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की पूर्ति दूध पीने से होती है, अंडे खाने से होती है। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। यानी जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं उनकी यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन से रोग हो जाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा, यानी दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता, दिखाई नहीं देगा, यानी कम दिखाई देगा। देखो रतौंधी या दृष्टिहीनता क्या होता है? तो कमजोर दृष्टि हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? कमजोर दृष्टि हो जाएगी। कमजोर दृष्टि हो जाएगी। कमजोर दृष्टि हो जाएगी रात में, या फिर हम यदि बात करें अंधेरे में, अंधेरे में दिखाई न देना। दिखाई न देना, यानी रात में अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे काम चलाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी दृष्टिहीनता हो जाएगी, यानी कमजोर दृष्टि हो जाएगी, आंखों की देखने की क्षमता कम हो जाएगी, रात में तथा अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो ये हो जाएगा विटामिन ए से। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन बी के बारे में। कौन सा? विटामिन बी। तो विटामिन बी के बारे में, बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी से बेरी बेरी, यानी बी से बेरी बेरी आपको याद रह जाएगा। विटामिन बी वन क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जो हमारी पेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती हैं। दुर्बल पेशियां हो जाती हैं। तो पेशियां वो क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं। तो हम जब भी काम करते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होती, यानी काम करने की ऊर्जा न होना। काम करने की ऊर्जा न होना। यदि हम, जो भी हम काम करने लग जाते हैं, काम करते हैं, यदि हमें लगता है कि हमारे शरीर में इस काम करने की ऊर्जा नहीं है तो हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होगी। इसके लिए हमें विटामिन बी के स्रोत खाने पड़ेंगे, जिससे विटामिन बी की पूर्ति हो तथा हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी प्राप्त हो जाए। तो ये हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या हो जाएगा? से स्कर्वी हो जाएगा। यानी विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। इससे क्या होता है? देखो मसूड़ों से खून निकलना। जो मसूड़े होते हैं, मैंने मसूड़ों से खून निकलना, खून निकलना हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम और बात करें विटामिन सी से, तो घाव भरने में अधिक समय लगना। घाव भरने में अधिक समय लगना, ये बातों वाला घाव नहीं है, जो लग जाए, चोट लग जाए वो घाव होता है। वो घाव भरने में अधिक समय लगना। अधिक समय लगना, यदि किसी को थोड़ी बहुत चोट लग गई है और उसका घाव बने अधिक समय लग रहा है तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन डी। कौन सा आ जाएगा? विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। यदि रोग की बात करें तो रिकेट्स हो जाएगा, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अस्थियों या हड्डियों का, अस्थियों का
मुलायम होकर मुड़ जाना, मुलायम होकर मुड़ जाना, मुड़ जाना। यानी विटामिन डी की कमी का पता कैसे चलेगा? यदि अस्थियां हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाए तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अब ये सारे थे विटामिन, अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। यदि खनिज लवण की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले आएगा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? अस्थियां तथा दांतों का रोग हो जाएगा, यानी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम की कमियों से क्या हो जाएगा? अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। सबसे पहले में ये याद रखना है कि कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो गई तो इसका मतलब हमारी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है आयोडीन। कौन सा आएगा खनिज लवण? आयोडीन। और आयोडीन से आप सभी को पता होगा गले का रोग हो जाएगा, यानी घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा हो जाएगा, जिसे हम गाइटर भी बोलते हैं, गाइटर बोलते हैं। इसके इसके अंदर और क्या हो जाएगा? गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाएगी, बच्चों का विकास नहीं होगा, यानी मानसिक विकलांगता आ जाएगी बच्चों में आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आता है लोह है। कौन सा खनिज लवण है? लोह है। इसकी कमी से अरक्तता हो जाएगी, अरक्तता हो जाएगी, जिससे हमें कमजोरी का अनुभव होगा। इसका अनुभव होने लग जाएगा, कमजोरी का अनुभव होने लग जाएगा। तो ये अभी अभी हमने जो जितने पढ़े हैं वो प्रोटीन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग थे। नेक्स्ट हमारा आएगा नुकसान स्व जल। ये क्या होते हैं? देखो सबसे पहले हमने पढ़े थे पोषक तत्व। ये भी पोषक तत्व के ही भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पढ़ लिए। अब देखो रुक्षांश व जल क्या होते हैं। तो देखो रुक्षांश जो होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुक्षांश के बारे में। किसके बारे में? रुक्षांश के बारे में। तो रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहते हैं, इसका एक उपनाम होता है आहारी रेशे। तो रुक्षांश क्या होता है? देखो ये इनकी पूर्ति हमारे मुख्यतः मुख्य जो पादप होते हैं, पादप उत्पाद। रुक्षांशों की पूर्ति कैसी होती है? जो पादप उत्पाद होते हैं, यानी जो जंतु जंतु वाले नहीं होनी चाहिए, पादप उत्पाद, इनकी पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। मुख्य स्रोतों की बात करें तो दाल हो जाएगी, आलू हो जाएंगे, साबुत अनाज। यानी पूर्ति स्रोत की बात करें तो जैसे हो जाएगा साबुत अनाज, साबुत अनाज हो जाएगा, दाल हो जाएगी। जितने भी पादप उत्पाद है उनके द्वारा रुक्षांश की पूर्ति होती है, जिन्हें आहारी रेशे भी कहते हैं। अब देखो इनकी हम बात करें तो ये हमारे शरीर में कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवयव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो खाना हमने खाया उसका आयतन बढ़ा देते हैं, और जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है शरीर के अंदर उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। यानी रुक्षांश का कार्य क्या होता है? जो बिना पचा हुआ खाना है, बिना पचा खाना, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं तथा खाने का आयतन बढ़ा देते हैं। इसके लिए रुक्षांशों की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे जल, रुक्षांश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम जल के बारे में। तो देखो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषण करने में हमारे शरीर की जो सहायता प्रदान करता है वो कौन करता है? जल करता है। यानी जो हमने उपस्थित हमारे शरीर में जो भोजन हमने लिया उसमें उपस्थित पोषक हैं उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है, यानी कौन करता है? जल करता है। अब देखो जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गए, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद कौन करता है? तो जल करता है। यदि हम जल की पूर्ति की बात करें तो जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे जल ही हो गया, खुद दूध हो गया, चाय हो गई, इनसे जल की पूर्ति होती है। तो जल का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है अपशिष्ट पदार्थों को, ये जल का मुख्य कार्य हो गया। जल की पूर्ति आप सभी को पता होगा जल से होती है। लिक्विड जो भी पदार्थ होते हैं उनसे जल की पूर्ति होनी चाहिए, यानी लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनका हमें अधिक सेवन करना चाहिए जिनसे हमारे शरीर में जल की कमी ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है संतुलित आहार। क्या आता है? संतुलित आहार। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें वो खाना संतुलित है या नहीं, जिसमें वसा है, प्रोटीन है, या एक की मात्रा अधिक है दूसरे की मात्रा है ही नहीं, ऐसा हम खाना खा रहे हैं। क्योंकि जो डेली खाना खाते हैं लोग, जैसे मतलब संतुलित आहार नहीं है, वो खाना तो रोज खाते हैं फिर भी उनके शरीर में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले थे पतले पतले वैसे ही बाद में पतले पतले रहते हैं। लेकिन रेगुलर वो खाना खा रहे हैं, रेगुलर वो जो खाने के साथ फल फ्रूट भी खा रहे हैं,
फिर भी उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो असंतुलित आहार ले रहे हैं, उसमें या तो प्रोटीन की कमी होगी या विटामिन की कमी होगी या फिर किसी एक चीज़ की अधिक मात्रा होगी। इस प्रकार का जो खाना होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमें संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए। तो संतुलित आहार कौन सा होता है? देखो, ऐसा भोजन जिसमें, यदि हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी भोजन के सभी आवश्यक तत्व हैं। तो देखो, भोजन के सभी आवश्यक घटक घटक या अवयव उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक या अवयव मौजूद हो या उपस्थित हो, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब देखो, हमें उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमें भोजन को सही समय पर सही तरीके से पकाना चाहिए, तब हम करेंगे तो वो हमारे लिए संतुलित आहार होगा। जैसे हम बात करें कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को छिलका उतार के यदि हम सब्जी को बार बार धोते हैं तो उससे उसमें से कुछ विटामिन है वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही फलों के साथ होता है, यदि फलों का छिलका हमने उतार लिया फिर हम बार बार धोते हैं तो उससे स्वतः ही कुछ विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अब देखो, कौन सा ऐसा विटामिन है जो पकाने से नष्ट हो जाएगा? तो बताओ, ऐसा कौन सा विटामिन है जो पकाने से नष्ट हो जाता है? तो देखो, विटामिन सी पकाने से नष्ट हो जाता है नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी से हमने कौन सा रोग पढ़ा था? तो स्कर्वी रोग पढ़ा था। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी पकाने से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक बात और देखी थी कि अधिक मात्रा में यदि वसा की मात्रा अधिक हो जाए, हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाए तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। क्या बढ़ने लग जाता है? मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो वसा भी हमें जो चिकने पदार्थ होते हैं यानी तेलीय पदार्थ होते हैं उनका सेवन कम करना चाहिए, नहीं कि अधिक करना चाहिए। अधिक करेंगे तो हमारा मोटापा बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट हेडिंग हमारी, अभावजन्य रोग। ये कैसे होते हैं? जैसे पोषक पदार्थ है उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति चले हमारे खाने में। यानी हम परिभाषा की बात करें तो देखो, पोषक पदार्थों की पोषक पदार्थ कौन से हो गए? खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पोषक पदार्थ हो जाएंगे। यानी पोषक पदार्थों की लंबे समय तक अनुपस्थिति लंबे समय तक अनुपस्थिति। और अनुपस्थिति किस में होगी? खाने में होगी। तो हमारे शरीर में भी अनुपस्थिति ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। यानी पोषक पदार्थों की लंबे समय तक अनुपस्थिति होती है तो अभावजन्य रोग हो जाएंगे। जैसे हम बात करें, यदि लंबे समय तक हम प्रोटीन ना लें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोटीन है वो हमारे खाने में लंबे समय तक उपस्थित नहीं है, यानी प्रोटीन युक्त हम खाना नहीं खा रहे हैं बहुत दिनों से, तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे? तो वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। तो इससे क्या हो जाएगा? वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, यानी शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। इसके अलावा यदि बात करें तो चेहरे पे सूजन आ जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना। इसके अलावा बात करें पेचिस, पेचिस हो जाएगा। इसी कारण देखो, हम खाना तो रोज खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, रेगुलर खाते हैं खाना, फिर भी हमारे शरीर का विकास है वो उस गति से नहीं होता, यानी शरीर का विकास रुक जाता है। तो ये किस कारण होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ है उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति होती है, इस कारण हमारे शरीर का विकास निरंतर नहीं हो पाता है। जैसे हमने देखा कि प्रोटीन के यदि हमारे शरीर प्रोटीन की कमी चल रही है, लंबे समय से अनुपस्थित है हमारे खाने में प्रोटीन, तो शरीर की वृद्धि का अवरुद्ध विकास है वो रुक जाएगा, चेहरे पे सूजन आ जाएगा, पेचिस हो जाएगा। देखो, आज की क्लास में हमने जो 6 क्लास का सेकंड चैप्टर था भोजन, 6 क्लास का जो सेकंड चैप्टर था, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया। भोजन ये कहाँ से आता है? ये होगा भोजन के घटक, भोजन के घटक। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।